नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इलेक्शन स्पेशल। हम स्टूडियो के अंदर बैठ के बात कर रहे हैं इंतखाबात के ऊपर गहरे होते हुए सवालिया निशान के हवाले से। हमारा ख्याल है कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर ऑर्डर जारी किया है, लेकिन आज पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से प्रेस रिलीज़ जारी की गई जो बादियों नज़र में कोऑर्डिनेटेड नज़र आती हैं। इसका मतन भी एक ही किस्म का है, अल्फाज का हेर फेर है यहाँ वहाँ पर, लेकिन चाहते ही हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफ़ा हो जाए और इस वजह से हो जाए कि उनकी मौजूदगी में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो सकते। अपनी तरफ से उन्होंने कुछ इल्ज़ामात भी लगाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। अगर ये मामला होता है तो फिर इंतखाबात के बारे में एक तातुल मज़ीद पैदा होने का इम्कान है, क्योंकि पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी बार्स हैं, इनकी तरफ से ये मामला सामने आना बहुत ही एक संजीदा इशू है। इसके साथ साथ आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस की तरफ से प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद एक अहम तरीन ब्यूरोक्रेसी के सरबराह अहद चीमा साहब को फ़ारिग करने का मुतालबा किया गया है और कहा गया है कि इनकी मौजूदगी में इंतखाबात के हवाले से कुछ खदशात पैदा हो सकते हैं। एक तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी इलेक्शन कमीशन के अंदर बार्स को भा नहीं रही। हमारे पास हसन रज़ा पाशा साहब मौजूद हैं, चेयरमैन है एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। हम आपको बुलाते हैं और आपसे इस्तिफ़ादा करते हैं आइनी और कानूनी मामलात के सधार में। अब आप सधार की बात नहीं कर रहे, आपने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के हेड का मुतालबा कर दिया कि वो रिज़ाइन कर दे। क्यों कर दे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिज़ाइन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत साहब, पहली बात तो ये है कि आज की जो प्रेस रिलीज़ है वो हमने किसी एक इवेंट की बुनियाद पे नहीं की, बल्कि काफ़ी अरसे से कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिस पे हमने ये समझा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने की जो बात है वो कहीं 8 फरवरी को उस पे उल्टा ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए। इससे पहले आपने डॉक्यूमेंट नहीं किया और किसी जगह पे डॉक्यूमेंट नहीं किया? मैंने कई प्रोग्राम्स में ये बात, लेकिन ऑफिशियली बल्कि अभी मैं अर्ज़ करता हूँ, रिसेंट पास्ट में भी मैंने तो तकरीबन तमाम चैनल्स पे मुझे बुलाया गया और मैंने बात ये की थी कि जब लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने नोटिफिकेशन DRO ROs का सस्पेंड किया और लार्जर देन बनाने का चीफ जस्टिस साहब को लिखा, तो उस पे ये आराम से बैठ गए। कौन आराम से बैठ गए? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उनको चाहिए था कि उन्होंने कोई इलेक्शन स्टे नहीं किया था। ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया। सुने ना, पूरी बात तो सुने ना, कि उनको स्केड्यूल अनाउंस कर देना चाहिए था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन ना करती, थैंक्स गॉड टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अगर मगर से तो लॉ नहीं चलता। मेरी बात सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन्ड, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड, उनके सामने मामला आया। मैं ये कह रहा हूं ना कि अगर रात को अदालत ना खुलती और इंटरवीन ना करती सुप्रीम कोर्ट, तो हो गया ना, तो फिर इन्होंने कोई नहीं करना था। इनको उस दिन अनाउंस कर देना चाहिए था स्केड्यूल, और वो दिन था स्केड्यूल अनाउंस करने का अगले दिन सुबह 3 बजे। जब ROs और DROs की सिलेक्शन जिन्होंने इंतखाबात करवाने उसके ऊपर सवालिया निशान आ जाए तो फिर अमलन तो यही होता है। जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, देखिए ना, आप आगे जा रहे हैं, मैं बात एक कदम पीछे की बात कर रहा हूँ कि उनको रुकना नहीं चाहिए था। आईनी जिम्मेदारी अपनी पूरी करते हुए शेड्यूल का अनाउंस कर देना चाहिए। But you're not the judge. The Supreme Court is the judge. सुने, सुप्रीम कोर्ट ने सरजनिश की। अब आगे आते हैं। हाँ जी। सुप्रीम कोर्ट ने राइटली किया। हम उस आर्डर को हमने अप्रिशिएट किया कि बिल्कुल दुरुस्त है। अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन ना करती कि विद इन 3 आवर्स आप शेड्यूल का अनाउंस करें, इन्होंने कोई नहीं करना था। और ये सीरीज़ कब से आ रही है आप देख लें कि ये जो पंजाब और वो असेंबली वाला जो प्रेसिडेंट ने इनको कहा कि आप आएँ, ये नहीं गए। ये इलेक्शन वो उसके अमेरिकन सफ़ीर के साथ इन्होंने मीटिंग की, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट के ओहदे की इज्जत बनाने के लिए इनको कहा कि आप वहाँ जाएं और वहाँ फाइनल करें। तमाम मामला तमाम ये मामला जिसका आप जिक्र फरमा रहे हैं, और आप मजीद का भी जिक्र फरमाएंगे, मुझे पता है आपका लिस्ट लंबी है, ये तमाम मामला कोर्ट के जरिए तय हो चुके हैं जी। तारीख का तयन हो चुका है जी, शेड्यूल अनाउंस हो चुका है बिल्कुल, और ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के होते हुए ये तमाम मामला तय हो चुके हैं। तो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, उसको आप FIR का हिस्सा क्यों बना रहे हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ? देखिए मेरी बात सुने, दिस इज विसल ब्लोअर एंड कॉशन टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन आपने फ्री एंड फेयर करवाने हैं,
और ये नहीं है आपको फ्री हैंड। क्वेश्चन की तरह आपने कहा कि फारिग करें उसको, नहीं, वरना हम लाइन ऑफ एक्शन करेंगे और डेट फॉर अ लॉयर्स मूवमेंट। यस, लॉयर्स मूव टू डू व्हाट? ये सिर्फ आइन और कानून की बालादस्ती के लिए। इलेक्शन अगर इलेक्शन हम बिल्कुल भी नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पीछे खड़े। 8 फरवरी से आगे एक दिन भी जाने की किसी ने कोशिश की, हम उसके लेकिन आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हम बल्कि हम खुद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे अगर किसी ने डिले कराने की कोशिश की। लेकिन पिटीशनर बनेंगे। लेकिन वो आप चाहते हैं कि रेजिग्नेशन हो जाए लेकिन इलेक्शन भी हो जाए। यू नो इट विल क्रिएट अ लीगल प्रॉब्लम, अगरचे उसकी मुतबादल मौजूद है मुतबादल का, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज खुद जाती तौर पर इलेक्शन नहीं करवाने। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस जो है उसके अंदर दूसरे मेंबरान भी हैं, उन पर आपका एतमाद है मुकम्मल? देखिए, इस पूरे इलेक्शन कमीशन पे भी करना वो मुनासिब नहीं। अगर फ़र्ज़ कर लें ये किसी वजह से ये फारग हो जाते हैं, कोई खुदा न खास्ता बीमार हो जाते हैं, कोई रिज़ाइन, कुछ भी हो सकता है, गॉड फॉरबिड कुछ और भी ऐसा हो सकता है, तो फिर क्या होगा? आइन में तो ये है कि पार्लिमानी लीडर और अपोजिशन लीडर की मशावरत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, और वो अब है नहीं, तो इसका मतलब है कि हर चीज़ रिडंडेंट हो जाएगी? नहीं, आगे चलता है सिलसिला, रास्ते मौजूद हैं, वो हो सकते हैं। अगर ये अभी भी ठीक करके करते हैं तो ठीक है, करें, हमें क्या है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन को सबटाइज नहीं करना। आप कर रहे हैं ना? नहीं, हम नहीं कर रहे। आप पर एतराज यही आएगा जब देखें, जब आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रेजिग्नेशन का मुतालबा करते हैं। एक ये और दूसरा आप ये कह रहे हैं कि इनकी मौजूदगी में इंतखाबात शफाफ नहीं हो सकते, और आपने सिर्फ शेड्यूल का जिक्र नहीं किया, आपने डिलिमिटेशन का जिक्र किया, आपने हलकों का जिक्र किया, आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जेलम के अंदर आपने 2 सीटें की हैं और जो हाफिजाबाद है उसके अंदर आपने 1 सीट की है क्योंकि उनका अपना हलका है। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने ये जारी किया कि ये मेरा हलका तो सरगोदा है जी। अब बात ये फैक्चुअल अब देखिए ना, 13 लाख का एक हलका है, उसमें 2 सीटें हैं। 13 लाख का एक हलका है, उसमें 1 सीट। आपका लोकस ही नहीं है, आपके लोकस है। ये सिर्फ हमने 1 मिनट डीलिमिटेशन के बारे में आपको बता दूं कि जब इलेक्शन स्केड्यूल आ जाता है डीलिमिटेशन की बात Why are you raising the मेरी ये फिर क्यों रेज कर रहे हैं? ये जस्ट एग्जांपल्स कोट की हैं, ये मैं नहीं कह रहा कि ये इसको इस तरह कर दे। डायरेक्ट एक्विजिशन है। लेट मी रीड आपने इसके अंदर वाज़ेह अंदाज से लिखा है 2 हलकों का जिक्र करते हुए, अ ग्लेयरिंग एग्जांपल इज द मैटर ऑफ एलोकेशन ऑफ 2 नेशनल असेंबली सीट्स टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स ओन नेटिव डिस्ट्रिक्ट जेलम, व्हिच इज रॉन्ग. He says my native district is Sargodha, not Jhelum, with a population of blah blah blah. Hafizabad with a population around this is allocated only 1 seat. A similar imbalance is observed in the allocation of seats for district Rawalpindi. So आप तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि शेड्यूल अनाउंस हो गया, डिलिमिटेशन इज पास्ड एंड क्लोज, मैं अर्ज करूं, These are just examples. Wrong examples. Examples. Wrong examples. ये examples हमने कोट किए कि ये ऐसे हुआ है। अब हमें बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ ये पता है, और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने के बाद कि डीलिमिटेशन का मसला अब शेड्यूल आने के बाद हम नहीं सुनेंगे, हम इसको इलेक्शन के बाद सुनेंगे। एंड येट ये सिर्फ, लेकिन इसके बावजूद आप प्रेस रिलीज के अंदर डालते हैं। नहीं, ये सिर्फ हमने ये किया है कि इनको दिखाया है आईना कि ये है जनाब का कंडक्ट, और आइंदा हम ये इस तरह की बातें नहीं डिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो इसमें आप ये फरमा रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने मुबैना हल्के, जिनका हल्का नहीं है, उसको उसके अंदर सियासतदानों को सर्व करने के लिए हल्का बंदियां की, यानी इसका क्रक्स तो ये निकलता है ना। आप ये चले सियासतदानों को सर्व ना करें, एक बात कर रहा हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन है कि एक हल्के में 13 लाख वोटर हैं, वहाँ पे 2 सीटें आपने दे दी हैं, उसकी क्या रीजनिंग है? डिलिमिटेशन हमें पता है कि अब उसको टच नहीं किया जा सकता, दिस इज़ जस्ट एग्जाम्पल। और एक है हाफिजाबाद का हल्का जिसमें 13 लाख है, लेकिन उनमें आपने जो है वो 1 सीट रखी है। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि ये हमने देखी हैं, ये आपने गलत की हैं, लेकिन हम इसको आप देख लें कि ये मुतालबा नहीं कर रहे कि ये डिलिमिटेशन ख़त्म कर दें, इसको आप सेट असाइड कर ही नहीं सकते लीगली ना, वो तो जस्टिस मंसूर और उनके बेंच। यही बात कह रहा हूँ कि जब ये वर्डिक्ट आ गया है, हम इसकी चेंज नहीं डिमांड कर रहे, लेकिन आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जात को अटैक करने के लिए। ये सिर्फ हमने शो किया है कि मुतअस्सब है, एग्जाम्पल कोट की है कि ये आपने गलत किया है। अब आइंदा इन्हीं पैरामीटर्स पे आप इलेक्शन में ऐसी कोई बात ना करें। आइंदा पैरामीटर्स का तो जनाब छोड़ा ही कुछ नहीं ना आपने, क्योंकि आपने तो कहा कि आप रिजाइन करें। सर ठीक है, तो आइंदा पैरामीटर्स अप्लाई नहीं होते। बंदा जरा ज्यादा से ज्यादा मांग लेता है ना। नहीं, आप तो मूवमेंट की बात कर रहे हैं, लॉयर्स। बंदा जरा ज्यादा से ज्यादा मांग लेता है ना, देने वाला जो है वो कुछ जरा कॉन्शियस तो हो जाएगा ना कि यस एक इदारा है जो मुझे चेक कर रहा है, तो आप उसे वाच रखी हुई है। तो आप
पाकिस्तान बार क्या हम बताओ, मुझे बताएं, पाकिस्तान बार काउंसिल का आइन में कहां पे जिक्र है? आइन में तो नहीं, बार काउंसिल एक्ट में है। और हम तो आइन की बात अच्छा, और हम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का कहां पर जिक्र है? हम हर आइनी मामले में कोर्ट्स हमें खुद बुलाती हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो ऑफिस है वो एक आइनी इदारे को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक ऐसा इदारा जो आइन में मौजूद नहीं है, वो एक ऐसे इदारे के सरबराह जो आइनी इदारा है जिसने इलेक्शन करवाने हैं, उसके सरबराह का मुतालबा कर रहा है। इज इट कॉन्स्टिट्यूशनल आपके ख्याल में? नहीं, मेरी बात सुने कि क्या बतौर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, क्या स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, अगर हम कोई इरेगुलरिटी देखें तो उसको पॉइंट आउट नहीं करते? इरेगुलर नहीं, हम उसको जेएलएम के लोगों को करना चाहिए, इसके ऊपर डिलिमिटेशन का मसला है, कोई इरेगुलरिटी जो है हाफिजाबाद वालों को करना चाहिए। कोई इरेगुलरिटी जो है वो अगर ऑन द फेस ऑफ इट नजर आए तो उस पे हम अपनी राय नहीं दे आपको सकते। जाती हल्का चकवाल है, हमें पता आपका हल्का चकवाल है। मैं जब चकवाल की बात करूंगा तो मैं मुतासब हूंगा, मैं इसलिए चकवाल की बात नहीं की, ना मुझे उसका कोई पता है। लेकिन इस केस में मुतासब नहीं होंगे, इस केस में आपका लोकस स्टैंडाई एस्टैब्लिश होगा। अगर आप जेएलएम से होंगे तो यू कैन एस्टैब्लिश। मैं ये बात करता हूं, देखिए बात यह है कि डिलिमिटेशन के हवाले से जो भी हमने बात की है, हमें पता है कि ये अब चेंज नहीं हो सकते, ना हम इस प्रेस रिलीज के जरिए चेंज करवाने की पोजीशन में है, ये हमें अपनी हैसियत का पता है। लेकिन ये सिर्फ एज एग्जाम्पल कोट की गई हैं कि इस तरह पहले हो चुका है डिलिमिटेशन पे। अब जो बाकी मामलात है, जो प्रोसेस है इलेक्शन का, उसको फ्री और फेयर कैसे करें वो बनाए, अच्छा वो नजर आए ताकि कि फ्री एंड फेयर हो। चले इसके ऊपर 1 2 3 कर लेते हैं, तो वो फिर क्या फहरिस्त होगी, उसके ऊपर टॉप चीज क्या हो कि फ्री एंड फेयर आपके मेयार के मुताबिक? मैं अर्ज करता हूं, फ्री एंड फेयर जब भी, अब हम देख रहे हैं ना, एज वॉचर हम बैठे हुए हैं, अगर जहां पे कोई होगी विल पॉइंट आउट, हम करेंगे। आपने कहा नहीं कि फ्री एंड फेयर नहीं हो सकते इनके मौजूदगी में? हम करेंगे। अगर इसके बावजूद उन्होंने इस कॉशन और इस विसल ब्लोइंग के बावजूद अगर कोई ऐसी बात की तो हम करेंगे। हम फिर रास्त इकदाम भी कर सकते हैं जो हमारी हैसियत के मुताबिक। आपने सर को अनाउंस कर रही है। देखिए अब आप जो मुझे बात बता रहे हैं वो 2 कदम पीछे की है प्रेस रिलीज से। प्रेस रिलीज में आपने कमिट किया है कि इसको फारिग होना चाहिए, नंबर 1, गुजारिश सुन लें, आपकी अपनी प्रेस रिलीज है। आपने कमिट किया कि इनकी मौजूदगी में फ्री एंड फेयर नहीं हो सकते। आपने कमिट किया है कि अगर ये ना हुआ, यानी ये दोनों मुतालबात पूरे नहीं हुए, यानी ये फारिग ना हुए, तो हम लॉयर्स मूवमेंट चलाएंगे। तो अब आप कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ एक आपने जरा घंटी बजाई। मैं अर्ज करता हूं, जो लॉयर्स मूवमेंट की बात है, पीछे भी लॉयर्स मूवमेंट की बात होती रही, कुछ नॉन इलेक्टेड बंदों ने लॉयर्स मूवमेंट की बात की, हमने उस वक्त डिफ़र किया कि हम नहीं करेंगे, ऐसे इस वक्त ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो खुद निकलें, बाहर निकलें, और जब हमें महसूस हुआ तो हम साथ मिलेंगे, लेकिन लॉयर्स मूवमेंट चलाने का कोई वक्त नहीं है अभी। ये जो बात है कि हम लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, उस पर हम फैसला करेंगे। ये भी सिर्फ देख लें कि एक कॉशन है कि हम करेंगे सब्जेक्ट टू दी अप्रूवल ऑफ लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस। वहाँ से अगर उस पर हमें ये मिला तो हम करने जाएंगे, नहीं मिला तो हम नहीं करेंगे। अब आप रिवर्स गियर लगा रहे हैं? रिवर्स गियर नहीं, लेकिन देखें ना, आप प्रेस रिलीज से रिवर्स गियर लगा। उसमें क्या लिखा है? उसमें ये लिखा हुआ है कि लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। रिजाइन नहीं किया तो फिर आप बुलाएंगे ना? बुलाएंगे ना। तो आपका मुतालबा इंटैक्ट है कि वो रिजाइन करें? वो हम बुलाएंगे ना। आपका मुतालबा इंटैक्ट है कि वो रिजाइन करें? इसी महीने बुला रहे हैं और बुला के हम फैसला करेंगे। अगर सब ने कहा हम करेंगे, नहीं कहा तो नहीं करेंगे, लेकिन हम बुला रहे हैं ज़रूर, ताकि कलेक्टिव विजडम जो है ना वो हम ले। आप चाहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुबह रिजाइन कर दें कि नहीं? मुझे बताइए, क्योंकि आपकी प्रेस रिलीज में वाज़ेह अंदाज से लिखा हुआ है, ताकि हम उसको स्टार्टिंग पॉइंट करें। मैं अर्ज करता हूँ, ये हमारी डिमांड है, हम चाहते हैं कि वो करे, ठीक है। और ये भी कोई नहीं है कि कोई इनएविटेबल नहीं है, कोई इनएविटेबल नहीं है, कोई ऐसा भी करें, कोई नहीं इनएविटेबल नहीं है, कोई नागुज़ीर नहीं है, मैं भी नहीं नागुज़ीर, आप भी नहीं और कोई भी नहीं। जब तक हैं हम हैं, जब नहीं है तो मामलात दुनिया के चलेंगे। फलसफा कानूनी मामलात बात करें, कानूनी मामलात के ये भी आपका मुतालबा क्या है? मुतालबा तो हमारा ये इफ ही डजंट रिजाइन फिर प्रेस रिलीज में आया हुआ हमारा मुतालबा कि इसको रिजाइन करना है। रिजाइन आया है उनका, आपने पढ़ा नहीं ना सारा? पूरा पढ़ा है मैंने। मैं दिखा दूं क्या? अच्छा, इतने गोल दायरे जो हैं मैंने किसी और चीज पर नहीं लगाए। एक मिनट। और सुप्रीम कोर्ट बार की उसमें रिजाइन का है, हमारी में रिजाइन का नहीं है। जरा लिखा हुआ है, आपने चेक करें सर। चले रिजाइन कर ला, मुझे नहीं रिजाइन करनी है। हाइपोथेटिकली ना चले।
तलत साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं अर्ज करूंगा, आप बार बार रिजाइन की बात कर रहे हैं। मेरी प्रेस रिलीज में आप चेक कर लें, वर्ड रिजाइन इज मेंशन। यू आर सेइंग इन हिज प्रेजेंस इट इज नॉट पॉसिबल। आप रिजाइन का लफ्ज पहले बताएं, जब आप रिजाइन मुतालबा कर रहे हैं। जब आप ये कहते हैं कि इसकी मौजूदगी में, अगर आप मुझे कहें कि आपकी मौजूदगी में ये प्रोग्राम नहीं चल सकता, तो मेरी गैर मौजूदगी में ही चलेगा ना सर। देखिए तो मैं गैर मौजूद कैसे होऊंगा, फुर से गायब हो जाऊंगा। बात ये है ना, मैं गुजारिश करूं, देखिए आप थोड़ा सा एडवांस जा रहे हैं, आप मेरे साथ चले ना। ठीक है। वर्ड रिजाइन अगर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेंशन है, आप मुझसे सवाल करें। तो आप ये फरमा रहे हैं क्योंकि आपने रिजाइन का मुतालबा वाज़ेह अंदाज से नहीं किया, सिर्फ उनकी गैर मौजूदगी फिर वही का बात, मुतालबा किया। आप देखिए ये बात, ये सवाल तो आप ये अपने लिए जगह छोड़ रहे हैं, उनको आप वार्निंग दे रहे हैं। देखिए जगह छोड़ने की बात नहीं है। देखिए आप क्यों इस तरह वो एक यस और नो की बात करते हैं। ठीक है। आप देखें whether word resign is mentioned in our press release, then you may ask your question about it. अगर नहीं है फिर आप वो क्वेश्चन ना करें। लेकिन मैंने आपको स्टार्ट में ये कहा था, दो बातें आपको स्टार्ट में की थी। एक कि 8 फरवरी का इलेक्शन जिस तरह जनाब काजी फैसल साहब ने इन द प्रेजेंस ऑफ, हम भी ये कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में इलेक्शंस माइट नॉट का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, आपने कहा कैन नॉट का लफ्ज इस्तेमाल किया, बी कंडक्टेड फ्रीली एंड ट्रांसपेरेंट। अब आप नाक को रेजिग्नेशन के जाविये से पकड़े या इस जाविये से पकड़े, यू वांट हिम टू बी गॉन, क्योंकि इनकी मौजूदगी में नहीं हो सकता। पहले तो एक जाविया आपने देख लिया ना, उस पर तो आप ठीक है, रिजाइन वाली बात खत्म हो गई। अब उस हवाले से दो बातें हैं, इंटरकनेक्टेड है कि इनकी मौजूदगी में नहीं हो सकते और हम फिर आगे जाके ये करेंगे, ये इंटरकनेक्टेड है। वो मरहला आने तो दें, फिर उसके बाद उसका भी आ जाएगा। फिर मुझे हार्ट सीट पे बिठा दीजिएगा, आई विल रिस्पॉन्ड यू। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट बार है, इसके अंदर आप की जो वाया बठिंडा आप उनके रेजिग्नेशन लेना चाह रहे हैं, उसको वाज़ेह अंदाज से बयान किया गया जी, आपने कोऑर्डिनेट करके किया है ना जी। सर मेरी बात सुने, ये अब सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी मौजूद हों तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। जाहिर है, लेकिन इनकी सारी अपीलें आपके पास आती है ना, यूर आपके पास आती है, वो यार स्टैट्यूटरी कोऑर्डिनेट किया होगा ना जी। नहीं, मेरी तो आज मीटिंग भी नहीं हुई उनसे। नहीं, शहजाद साहब तो वैसे यहाँ पे हैं, शहजाद साहब तो हज पे उम्रे पे गए हैं, तो उम्र वहां से उन्होंने कर दिया। सर आजकल उनका नाम है, सुने ना, आजकल ये कम्युनिकेशन सिस्टम बड़ा फास्ट है सर। आप भी कई दफ़ा बाहर से प्रोग्राम करते हैं, आप वहाँ होते हैं, पाकिस्तान में प्रोग्राम हो रहे होते हैं। तो शहजाद साहब की मुकम्मल इसके ऊपर यकीनन अब उनका नाम है तो शहजाद साहब ने डिलिमिटेशन और इलेक्शन कमीशन के बारे में आज से तकरीबन 4 हफ्ते पहले हमें एक इंटरव्यू में क्या बताया, ही वाज वेरी पॉजिटिव अबाउट द इलेक्शन कमीशन। लेट्स हियर व्हाट ही हैड टू से। जी, जनरली डिलिमिटेशन एक तूफान खड़ा करती है, और मैं लास्ट टाइम तो बहुत ज़्यादा इलेक्शन कमीशन के पास भी पेश हुआ, हम रिट्स में भी गए। अब इस बार हम देखते हैं कि उस तरह डिलिमिटेशन के ऊपर लिटिगेशन नहीं हो रही, विच इम्प्लाइज 2 थिंग्स। इट कैन आइदर बी नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कम है या नंबर ऑफ कंप्लेंट्स यहाँ तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आगे रिट्स नहीं आ रहे, विच मीन्स दैट प्रोबेबली पीपल्स ग्रीवांसेस हैव जनरली बीन सेटल्ड। एक तो ये ऑप्शन हो सकती है, दूसरा ये है कि लोग इतने सबड्यूड हैं कि लिटिगेशन करना नहीं चाह रहे। अब आप इसको अपने एंगल से देखेंगे, मेरा एंगल ये है कि आई थिंक दे हैव डन अ गुड वर्क ऑन डिलिमिटेशन। इलेक्शन कमीशन ने, मैं समझता हूँ, बड़ा इंटेलिजेंटली अपना रोल प्ले किया है इन सो फार एज द ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स आर कंसर्न्ड। They sort of overtook that. Generally ये नहीं हुआ आज से पहले कभी। इस इंटरव्यू में मैंने तो आप वाली पोजीशन ली हुई थी, मैं बड़ा क्रिटिकल था इलेक्शन कमीशन का। मेरा हज़ारा तरीका यही है कि जो पोजीशन सामने हो उसके अगेंस्ट खड़े होकर मैं बात करूं। ही इज़ वेरी पॉजिटिव। ठीक है, फिर इसमें बताएं हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो आपका सुप्रीम कोर्ट बार का जो प्रेसिडेंट है वो बात कर रहा है विच रन्स अगेंस्ट योर ओन प्रेस रिलीज। ही इज एंडोर्सिंग द इलेक्शन कमिश्नर। किसकी प्रेस रिलीज? आपकी प्रेस रिलीज, बार की प्रेस रिलीज, सुप्रीम कोर्ट बार का जो की ना, वो उनकी है ना, मेरी तो पाकिस्तान। आपने कोऑर्डिनेट किया है ना जी, आप अभी मुझे बता रहे थे कि आपने सर मेरी पाकिस्तान बार काउंसिल की है, तो थोड़ा सा मेहरबानी करें। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखें बुनियादी बात हमने क्या की थी, ये कोऑर्डिनेटेड आपकी प्रेस रिलीज आई थी ना, ये आप कह रहे हैं कि हमने उनसे कोई बात नहीं की, जो कि फैक्चुअली गलत होगा, बिकॉज आई हैव इंफॉर्मेशन टू द कॉन्ट्री। अच्छा मेरी बात सुने, ये प्रेसिडेंट की और सेक्रेटरी की आपस में कम्युनिकेशन होगी। मेरा राब्ता शहजाद शौकत साहब के साथ नहीं हुआ, ठीक है,
और दूसरी बात ये है कि उनका इंडिपेंडेंट बॉडी है, उन्होंने अपने तौर पे की है, हमने अपने तौर पे आपकी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है? अपने तौर पे हमने की है। अगर उन्होंने हमारी थोड़ी देर पहले फरमा चुके हैं, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे के अगर उन्होंने की है तब, या जो भी है ये मैं नहीं समझता, लेकिन बहरहाल उनकी हवाले से आप उनसे पूछ सकते हैं। सेक्रेटरी साहब इधर मौजूद है, उनसे पूछें। जहाँ तक मेरी प्रेस रिलीज़ है मैं उसको ऑन करता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया हसन रज़ा पाशा साहब। नाज़रीन, अभी हम ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम हिबा फवाद चौधरी को लॉन्च किया गया है और वो अपनी इलेक्शन कैंपेन के बारे में बड़ी परेशान है। प्रेस क्लब के सामने खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मुझे कैसे प्रेस क्लब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाज़त नहीं दी जा रही। देवर भाभी की लड़ाई लगती है, लेकिन जब कोई भी फ़र्द अपने जेंडर को इस्तेमाल करके खाम खा की एक प्रिविलेज क्लेम करे तो उसके ऊपर कमेंट बनता है। तो हिबा फवाद चौधरी किसकी कैंपेन करेंगी, अपने हस्बैंड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगी, हस्बैंड का कौन सा नज़रिया है, इसके ऊपर मैं कमेंट करूंगा इस प्रोग्राम के अगले हिस्से में। लेकिन उसके साथ साथ हम अपने रिपोर्टर से भी बात करेंगे। आहत चीमा, जिसको फारिग करने का चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से ऑर्डर जारी हो गया है, इसके फारिग होने के बाद बाकी जो काबीना के मेंबरान हैं जिनके बारे में आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं सियासी पुरानी एसोसिएशन के हवाले से, उनका मुस्तकबिल क्या है, अपने रिपोर्टर से बात कर रहे होंगे। अब एक तरफ पाकिस्तान की बार जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रही हैं और ये कह रही हैं कि इनकी मौजूदगी में इंतखाबात नहीं हो सकते, और दूसरी तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये बता रहा है कि मैं कितना आज़ाद हूँ और इलेक्शन कमीशन आज़ाद इंतखाबात के लिए बड़े बड़े अहम ब्यूरोक्रेट्स को भी टेक ऑन कर सकता है। आहत चीमा, जिनके नीचे पाकिस्तान की दारुल खिलाफा की ब्यूरोक्रेसी काम करती है, उनको हटाने का हुक्म जारी कर दिया है। और हसन फवाद, जिनके पास दो अहम मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनकी किस्मत का फ़ैसला 21 तारीख को करना है। उस्मान जावेद के पास चलते हैं जो आज की हैरान कुन डेवलपमेंट्स को कवर कर रहे हैं। उस्मान, बहुत शुक्रिया। एक तो ये बताइएगा कि आज आहत चीमा के हवाले से इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या बयान जारी हुआ ताकि उसके ऊपर हम मज़ीद बात करें। देखिए, आहत चीमा के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त गुजार अजीज़ुद्दीन काका की जानिब से एक पटिशन फ़ाइल की गई थी और उस पटिशन में आहत चीमा, फवाद हसन फवाद और डॉक्टर तौकीर शाह की जानिबदारी के हवाले से सवालात उठाए थे और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये तीनों अफराद, इनकी मौजूदगी में पाकिस्तान में जो आइंदा आम इंतखाबात होने जा रहे हैं वो साफ शफाफ नहीं हो सकते और इनकी जानिबदारी के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया। और आज इलेक्शन कमीशन ने इस बात को तस्लीम करते हुए आहत चीमा की हद तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनकी दरख्वास्त गुजार का जो मौक़िफ़ था उसको तस्लीम करते हुए उनको ओहदे से हटाने का हुक्म दिया और कहा, सेक्रेटरी कैबिनेट को उन्होंने ये डायरेक्शंस दी कि फिल फॉर उनको ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। और उनके इस हवाले से ये कहना था कि उनकी मौजूदगी में मुल्क भर में साफ शफाफ। अच्छा उस्मान, अगर मैं जान पाऊँ, हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि आहत चीमा कौन है और हम क्यों उसको ज़ेर बहस ला रहे हैं। एक ब्यूरोक्रेट है, उसको हटा दिया जाए तो उसमें क्या कोई बड़ी खबर है? ये यकीनी तौर पे एक बड़ी खबर है क्योंकि आहत चीमा की एफिलिएशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ मानी जाती है और जो PDM का दौरे हुकूमत था गुज़श्ता 16 माह, उसमें आहत चीमा का एक कलीदी किरदार था और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के वो मुशीर थे। और इससे के साथ साथ उससे पहले जब वो बतौर ब्यूरोक्रेट भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के वो करीब समझे जाते रहे हैं और उनका ख़ास तौर पर उनका बड़ा अहम किरदार था और PDM की दौरे हुकूमत में भी उनका खासा अहम किरदार था। और अब मौजूदा जो केयर टेकर सेटअप था उसमें भी आहत चीमा उनका अहम किरदार था और दरख्वास्त गुजार की जानिब से भी यही पटिशन दायर की गई थी कि आर्टिकल 218 जो पाकिस्तान का आइन है उसमें ये लाजम करार दिया गया है कि जब वफाकी कैबिनेट तश्कील दी जाए केयर टेकर के हवाले से तो उसमें जानिबदार लोग ना हो, गैर जानिबदार लोग हो। अच्छा, अब ये मयार उस्मान का कलाम जो मयार मुकर्रर किया गया ये बड़ा अहम है। इसके अंदर फवाद हसन फवाद का भी तज़किरा है। उनका फ़ैसला जो है 21 तारीख को होगा। फवाद हसन फवाद के पास तो बड़ी अहम मिनिस्ट्रीज़ हैं, प्राइवेटाइजेशन को वो हेड कर रहे हैं। उनके पास स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री भी अभी हालिया उनको मिली। उनका केस सुना जाएगा 21 को या फ़ैसला होगा, क्या है? देखिए, आज जब फैसला हुआ आहत चीमा के हवाले से तो मैंने जब इलेक्शन कमीशन के ज़राए हैं उनसे इस बात की तस्दीक की कि आज तो आहत चीमा के साथ फवाद हसन फवाद का भी फ़ैसला सुनाना था। तो उन्होंने इस हवाले से कहा कि 21 दिसंबर को उनका फ़ैसला किया जाएगा। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या फवाद हसन फवाद का फ़ैसला 21 दिसंबर को किया जाएगा या उस केस की समाअत की जाएगी, मज़ीद दलाइल दिए जाएंगे? तो उन्होंने इस हवाले से किसी किस्म की तस्दीक और तरदीद नहीं की। मेरा पहला सवाल उनसे था कि आहत चीमा की
की पटिशन के ऊपर समात होगी, तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने फिर नेक्स्ट उनसे सवाल किया कि क्या फवाद हसन फवाद की किस्मत का फैसला 21 दिसंबर को होगा, तो उन्होंने कहा ये भी। उन्होंने इस बात की तस्दीक और तददीद करने से इनकार कर दिया और ज़राए इलेक्शन कमीशन ने इस बात की तस्दीक की कि 21 दिसंबर को समात होगी या फैसला होगा, इसका फैसला 21 दिसंबर को ही होगा। अभी उनके हवाले से कुछ कहना कबल वक्त है। लेकिन जो बयान मुकर्रर कर दिया है कि आपको पॉलिटिकली न्यूट्रल बंदे चाहिए, तो अगर हम वफाकी काबीना मौजूद है और उनकी जो एडवाइज़र्स हैं उनकी लिस्ट देखें मौजूदा, उसके अंदर तो उस्मान 90% लोग ऐसे हैं जिनका किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी जगह पर कोई ना कोई ताल्लुक़ निकलता है, चाहे वो टेक्नोक्रेट्स भी हों तो उनके ख़ानदान के ताल्लुकात मौजूद हैं, बिज़नेस के ताल्लुकात मौजूद हैं। हमारे अपने जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं इनके बारे में भी सवालिया निशान उठाया जाएगा। जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को तो छोड़ दें, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले जो आउटगोइंग इंटीरियर मिनिस्टर थे उनके साथ मिलकर नून लीग ज्वाइन करने की बातें हो रही थी। अब इंटीरियर मिनिस्टर ने रिज़ाइन करके पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली, तो फिर इस काबीना में से यहाँ पर और सूबों के अंदर कौन बचेगा, उस मयार पर कौन पूरा उतरेगा? देखिए, आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दे दिया है, अब जो दीगर जो लोग हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ामात हैं कि वो भी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ उनकी एफिलिएशन है, और आपने जिस तरह कहा सरफराज बुगटी ने इलेक्शन शेड्यूल ऐलान होने से कुछ घंटे कबल ही उनका इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ ने मंजूर किया था। और आज जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला सुनाया, उस अगर पैराई में बात की जाए तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वफाकी निगरान जो कैबिनेट है उसके ऊपर सवालात उठाए गए, और जब CEC का इजलास हुआ तो उसमें भी पीपल्स पार्टी की जानिब से इसी खदशात का इजहार किया गया कि निगरान जो कैबिनेट है उसमें जितने भी मेंबर हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि उनकी एफिलिएशन भी बाप पार्टी के साथ थी, और जब वो वज़ीर आज़म बने तो उसके बाद उन्होंने सेनेटरशिप और बाप पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान करते हुए इस्तीफ़ा दिया था। सरफराज बुगटी भी बाप पार्टी का हिस्सा रहे, और जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हुआ तो उससे 13 तारीख को उनकी जानिब से इस्तीफ़ा जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को पेश किया गया था। लेकिन जिस दिन इलेक्शन शेड्यूल जारी होना था, इलेक्शन शेड्यूल जारी होने से चंद घंटे कबल ही उनका रिज़ाइन एक्सेप्ट हुआ। तो दीगर जो लोग हैं, जॉर्ज खलील हैं, उनके ऊपर भी सीरियस खदशात हैं, और जितनी भी कैबिनेट है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब पॉलिटिकल पार्टी से ने उनसे रुजू किया और अपनी शिकायत दर्ज करवाई, तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ को एक ख़त लिखा गया था, और ख़त में यही मुतालबा किया गया था, और आर्टिकल 218 का भी जिक्र किया गया, जिस तरह दरख्वास्त गुजार ने आर्टिकल 218 का जिक्र किया, और इलेक्शन कमीशन ने भी जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखा था उसमें भी यही मुतालबा मयार ये मुकर्रर कर दिया है। उस्मान, बहुत शुक्रिया। अब हर कोई हर किसी के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहा है और इंतखाबात सर पर हैं, अल्लाह खैर करे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम हिबा फवाद चौधरी की इस इस्तदा का तजिया करेंगे कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है और ज़ुबानबंदी की जा रही है, मुझे इलेक्शन कैंपेन करनी है, फवाद चौधरी के नज़रियात का प्रचार करना। हिबा फवाद चौधरी अब अपने आप को सियासत में लॉन्च कर रही हैं, और लॉन्च करते हुए उन्होंने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। JLM प्रेस क्लब के सामने खड़े होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर वावेला ये मचाया कि JLM प्रेस क्लब को ताले लगा दिए गए हैं, और इल्ज़ाम उन्होंने धरा अपने ससुराल के ऊपर, अपने देवर के ऊपर, उनके रिश्तेदारों के ऊपर, और कहा कि वो फवाद चौधरी की कैंपेन चलाना चाहती हैं, उनके नज़रियात का प्रचार करना चाहती हैं, उनको इलेक्शन कैंपेन की इजाज़त नहीं दी जा रही, और ये भी बताया कि वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगी एज अ कवर कैंडिडेट, जो फवाद चौधरी अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो। अब इशू यकीन सीरियस है, इसके अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी इन्वॉल्व है। प्रेस क्लब को ताले नहीं लगने चाहिए थे। अगर वहाँ पर वाक़तन लेजिटिमेट एक्टर्स आकर अपना मुद्दा बयान करना चाहते हैं तो उसकी इजाज़त होनी चाहिए। किसी भी शख्स को कैंपेन करने की इजाज़त होनी चाहिए, किसी भी शख्स को कागजात नामजदगी जमा कराने की इजाज़त होनी चाहिए, और है इसके ऊपर तो कोई इससे कलाम नहीं है। लेकिन जब विक्टिम कार्ड खेला जाता है तो उसका तजिया करना ज़रूरी है। अब हिबा साहबा का कहना ये है कि फवाद चौधरी ने एक अपनी तरफ से उनको नामज़द किया हुआ है कि वो उनकी कैंपेन चलाएं, उनके जो रिश्तेदार हैं उससे इत्तफाक नहीं करते। अब बड़ा इशू तो ये है कि जो प्रेस क्लब के ऊपर ताले लगे, ये बहुत ही एक सितम ज़रीफ़ी है कि ताले लगवाने का बंदोबस्त जब प्रेस क्लब पर किया गया तो वो फवाद चौधरी ने ही किया था। इस वक्त आप जो स्क्रीन के ऊपर विजुअल्स देख रहे हैं उसके अंदर आपको नज़र आएगा कि फवाद चौधरी ने जब इस प्रेस क्लब के अंदर ताले लगवाए तो वहाँ के जो सहाफ़ी हैं, जो मुखालिफ ग्रुप है, उसने कितना एहतजाज किया। उस वक्त
उस वक्त की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ये बताया। प्रेस क्लब्स तो वहाँ आवाम की जो एक आईना होते हैं, वहाँ की लोगों की तर्जुमानी करते हैं और एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो लोकल कम्युनिटी होती है उसके अंदर। और वहाँ का इस तरह बंद हो जाना प्रेस क्लब का, मेरे ख्याल में ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बात है और इसको चाहिए कि जल्द से जल्द इसको खोला जाए। और ये वजह भी बतानी चाहिए कि ये मेरे ख्याल में ये इसी तरह के कवानीन माइंड सेट हैं जो इस तरह के प्रेस क्लब्स हों, टीवी चैनल्स हों, सहाफ़ी की ज़बान बंदी हो, स्क्रीन्स बंद कर दी जाए, सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए, सिर्फ मुल्क को महंगाई, मुफलसी, बीमारी, गुर्बत इससे बंद करना चाहते हैं और बाकी रह गई ज़बानें वो इन कवानीन से बंद कराना चाहते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो माजी में आप करते हैं वो आपको हॉन्ट करता है, अब वही प्रेस क्लब है और वही ताले हैं जो अब हिबा चौधरी को भाते नहीं हैं। इसके साथ ये भी हमें देखना होगा कि हिबा फवाद चौधरी जो हैं वो किस नज़रिए की बात कर रही हैं, वो किस फवाद चौधरी के नज़रिए का प्रचार कर रही हैं जेलम के अंदर, वो कौन से लोगों की नुमाइंदगी कर रही हैं। वो उस फवाद चौधरी का जिक्र कर रही हैं जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ खड़ा हुआ था, उस फवाद चौधरी के नज़रिए का जिक्र कर रही हैं जो क्यू लीग में था, उस फवाद चौधरी का जिक्र कर रही हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ था, उस फवाद चौधरी का जिक्र कर रही हैं जो इस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा नुमाइंदा था, जनरल फैज़ के ज़रिए पंजाब का चीफ मिनिस्टर / गवर्नर बनना चाहता था, उस फवाद चौधरी का जिक्र कर रही हैं जो PTI को छोड़ के इस्तेकाम पार्टी के अंदर गया, उस फवाद चौधरी का जिक्र कर रही हैं जो इस्तेकाम पार्टी के अंदर बैठा हुआ मुँह छुपा रहा था, उस फवाद चौधरी का जिक्र कर रही हैं कि जो कह रहा था कि छीन के लेंगे आज़ादी, तुम्हारा बाप भी देगा आज़ादी, उस फवाद चौधरी का जिक्र कर रही हैं जिसने 9 मई को इंस्टिगेट किया। और आपको बताते चलें क्या उस फवाद चौधरी का जिक्र कर रही हैं जो इंटेलिजेंस की बहुत मुस्तनद रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी एम्बेसडर के सामने बैठकर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की ऐसी की तैसी करता था और बताता था कि फ़ौज के अज़ाइम क्या हैं और इमरान खान के लिए कैंपेन करता था। उस फवाद चौधरी की कैंपेन करेंगी हिबा चौधरी जो अमेरिकन एम्बेसडर के साथ एक दाएं और एक बाएं खड़े होकर एक तस्वीरें खिंचवाता था। उस फवाद चौधरी का जिक्र करेंगी, उसे कैंपेन चलाएंगी जो भागते हुए गिरता पड़ता सुप्रीम कोर्ट की दीवारों को फलांगने की कोशिश कर रहा था, या उसका जिक्र करेंगी जो अडियाला जेल के अंदर है। ये एक बड़ा इशू है कि फवाद चौधरी कौन सा है जिसको वो रिप्रेजेंट करेंगी। फवाद चौधरी की जो सोच है, जो उसका नज़रिया है, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता, सिर्फ उनके ट्वीट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक ट्वीट आप देख रहे हैं और मैं आहिस्ता आहिस्ता इसका आगाज़ कर रहा हूँ। एक हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट के एक अंडर ट्रायल जज की तकरीरें सुन रहे हैं, तो अगर जवाब दिया तो तौहीन हो गई कि भाषण आ जाएंगे। मोहतरम, अगर आपको भी अपने गॉड फादर इफ्तिखार चौधरी की तरह सियासत का शौक़ है तो मुस्ताफ़े होकर कौंसलर का इलेक्शन लड़ें और मकबूलियत और अदम मकबूलियत दोनों का अंदाज़ा हो जाएगा। आपको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है किसके बारे में बात कर रहे थे। ये मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की बात कर रहे थे। दूसरे सियासतदानों के बारे में फवाद चौधरी साहब के ख्यालात क्या हैं। मरीम नवाज़ की तकरीर, मेरे अब्बू, मैं और इमरान खान बहुत ख़राब हैं से आगे नहीं बढ़ती। बिगड़ी हुई अमीरज़ादी की तरह इन्हें अपनी ज़बान पर कंट्रोल नहीं। जिन्होंने घर का किचन नहीं चलाया वो एटमी ताकत का वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देखती है। दुख और हमदर्दी नाम नहाद सीनियर लीडरशिप से जो हाथ बांधे पीछे खड़े हैं। एक और ट्वीट में मरीम नवाज़ की गुफ्तगू से अंदाज़ा लगा लें, बेचारी बिल्कुल रह गई है। मैंने पहले ही कहा था कि ख़वातीन इस ग्रुप में सिर्फ मेकअप करना है और बाहर भाग जाना है। रियासत से ऐसे फरमाइशें हो रही हैं जैसे रियासत इनका कुक हो, ये कर दो वो कर दो, अहमक औरत। इसके अलावा एक और ट्वीट किया मरीम नवाज़ और मरीम ज़ेब की बातें सुनकर नून लीग पर पंजाबी की कहावत याद आती है, वन सवन्ने चौधरी ते हुंडी रन प्रधान। ये फवाद चौधरी साहब की मैं ज़रा जहनीत का अक्स आपके सामने रख रहा हूँ, जिनकी हमदर्दी का वोट लेने के लिए हिबा साहबा निकली हुई हैं। दूसरे लोगों के बारे में क्या, ये वही शख्स है जिसने सहाफ़ियों को या जो तज्ज़िया निगार है उनको थप्पड़ भी रसीद किए और फिर उसके ऊपर इतराया भी। पोनी और रबर बैंड लगाकर और खुसरों वाली शर्ट पहनकर इंटेलेक्चुअल बनने की एक्टिंग ना करना बेटा। अभी सलमान की मेहरबानी है जिसने एयरवाई से निकालने की वजह नहीं बताई। इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। इसको 2 करोड़ के इश्तहार दे देता तो दिन रात कुत्ते की तरह मेरा पाँव चाटता। बीवी बच्चे अमेरिका में पड़े हुए हैं, यहाँ भौंकने की नौकरी कर रहा है। हामिद मीर के बारे में उनकी तस्वीर के ऊपर उन्होंने कमेंट किया, अनबिलीवेबल, इट टुक मी अ टाइम टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन इतना बड़ा मुंह एंड, उसके बाद मैंने इसको ब्लर कर दिया, हम उसको दिखाना नहीं चाहते जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और ये भी लिखा कि हामिद मीर का नाम लेकर उनको इडियट कहा और ये भी कहा कि
मेरी क्रिटिसिज्म के बारे में जो आप बात कर रहे हैं कि क्या आपका ख्याल है कि मेरी लीडरशिप को पता नहीं है, बरनाल लगाओ जाके, ये लिखा बीच में। इसके अलावा उन्होंने 9 मई के अंदर जो इंसाइटमेंट फैलाई वो भी अब रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब बुनियादी बात यह है कि हिबा फवाद चौधरी अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिस फवाद चौधरी की नुमाइंदगी कर रहे हैं उसकी ज़बान घुटनों तक लटकी हुई है। वो बदतरीन किस्म की सियासत और सकाफ़त का नुमाइंदा है। उसने लोगों को मार लगाई है, उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाए हैं, गंदी तरीन ज़ुबान इस्तेमाल की है। तो हिबा फवाद चौधरी जितनी मर्ज़ी हमदर्दियाँ समेट लें, समेटनी चाहिए उनको अगर उनका हक़ बनता है, लेकिन जिस फवाद चौधरी की वो रिप्रेजेंटेटिव हैं उस फवाद चौधरी का नज़रिया उसके हर ट्वीट के अंदर, उसके हर बयान के अंदर दर्ज है। अगर जेएलएम के लोगों ने इसको बुनियाद बनाकर वोट दिए तो उतने ही वोट मिलेंगे जितने इनको 2002 में सूबाई असम्बली की सीट पर मिले थे, यानी 161।